बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 3, जिसमें हम पीडियाट्रिक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग जो है वो मैंने उसके पहले कुछ लेक्चर्स जो है वो किए थे रिकॉर्ड, लेकिन फिर मुख्तलिफ बिज़ी स्केजूल और बाकी वजूहात की वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अब स्टूडेंट्स की पुरज़ोर विश है कि मैं इसको कंप्लीट करूं। ये जो पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का कोर्स है, इसके यूनिट वाइज हम ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। आज यूनिट 3 है, जिसमें हम पीडियाट्रिक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे। इसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें जनरल गाइडलाइंस जो पीडियाट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की होती है मेडिसिन की, उससे लेकर इसकी ड्रग कैलकुलेशन तक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये यूनिट हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद द पार्ट 1, दैट इज़ द जनरल गाइडलाइन ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन पीडियाट्रिक्स। एक चीज़ जो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, पीडियाट्रिक मेडिकेशन और इसकी डोजेज और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडल्ट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के जो गाइडलाइंस हैं उससे डिफरेंट है। और उसकी वजह यह है कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स जो है वो बहुत डेलिकेट होते हैं, उनका बॉडी सरफेस एरिया कम होता है, छोटे होते हैं एडल्ट से। दूसरा ये कि डिफरेंट एंजाइम एंड हार्मोन्स उनमें अभी ऐसे डेवलप नहीं होते, तो उन पे मेडिसिन का रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। इस वजह से इनकी गाइडलाइंस डिफरेंट है। वन बाय वन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये याद रखें कि बच्चों को मेडिसिन देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत सीरियस है। हमने कभी भी बच्चों के मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी कोताही नहीं बरतनी। दूसरा ये है कि तकरीबन मार्केट में अवेलेबल जो मेडिसिन है उसमें हाफ ऐसी है मेडिसिन जिसके बारे में अभी एफिकेसी इस्टेब्लिश नहीं है पीडियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर। बहुत सारे मेडिसिन आपने देखा होगा कि उस पर लिखा होता है कि वो मेडिसिन जो है वो एडल्ट में तो सेफ़ होती है, प्रेगनेंसी के दौरान उसकी टेस्टिंग हुई होती है, लेकिन पीडियाट्रिक पेशेंट में उसकी जो है सेफ्टी इस्टेब्लिश नहीं हुई होती। इसमें थोड़ा सा हमें एहतियात करने की ज़रूरत भी है। और जैसे मैंने बताया कि बच्चे जो है वो स्मॉलर होते हैं फ़िज़िकली भी और बाकी उसके हिसाब से भी एडल्ट से, तो मेडिकेशन डोजेज जो है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना ज़रूरी है। एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स में मेडिसिन जो है बहुत जल्दी या वायलेंटली जो है वो रिएक्ट करती है। ड्रग रिएक्शंस जो है वो अक्सर प्रेडिक्टेबल भी नहीं होते पीडियाट्रिक पेशेंट में। यही वजह है कि पीडियाट्रिक पेशेंट में हमें अनप्रेडिक्टेबल ड्रग रिएक्शंस का सामना करना पड़ जाता है समटाइम्स। ये भी एडिशनली एक और पॉइंट है कि जो बच्चों की मेडिकेशन होती है वो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट करती है। बहुत सारी माएँ जो कि हमारे रूरल एरियाज़ में कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर बच्चों को नींद नहीं आ रही, वो रात भर रो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि कोई एंटीहिस्टामिन जैसे फेनरगान हो गया या एसिफाइल की सिरप वगैरह या इस तरह का कोई भी कफ़ वगैरह सिरप बच्चों को पिला देते हैं ताकि उससे उनको नशा हो और वो सो जाते हैं। हालांकि ये चीज़ जो है वो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालती है। अगर उस बच्चे को ज़रूरत नहीं है तो ये गैर ज़रूरी मेडिकेशन बच्चे की सेहत को और उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है। एक और पॉइंट वो ये है कि पीडियाट्रिक मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन में हमें हमेशा एहतियात करनी चाहिए कि हम जो है डबल चेक किया करें, ख़ास तौर पे उसकी एक्सपायरी, इसके साथ साथ उसकी करेक्ट डोज़ के मतलब उसकी डाइल्यूशन अगर कोई इंजेक्टेबल फॉर्म्स में है या फिर अगर सस्पेंशन फॉर्म में है तो वो कितने mg पर ml के हिसाब से है। और इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें कि बच्चों की वेट के हिसाब से हमने कितना देना है। तो ये डबल चेक के कुछ बेसिक्स हैं कि मेडिसिन को क्रॉस चेक किया जाए। और ख़ास तौर पे जैसे लेनोक्सिन है, इंसुलिन है, हेपरिन है या और लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स जो है, तो वो ऐसी मेडिसिन है जो पीडियाट्रिक पेशेंट को देते हुए हमें डबल चेक करना चाहिए। एक जो मेन कंसर्न है और वो ये है कि पीडियाट्रिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये हर किसी का काम नहीं है, ये एक्सपर्टीज़ इसके लिए चाहिए होती है। कोई भी क्लिनिशियन हो, चाहे वो फिजिशियन हो पीडियाट्रिक या फिर पीडियाट्रिक नर्स हो,
तो उन सब को इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे पीडियाट्रिक पेशेंट की एज है, उसका वेट है, या लेवल ऑफ ग्रोथ है, इस तरीके से डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि कौन सी मेडिसिन कितने उसमें क्वांटिटी में और कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ देनी है। सो जो नर्सिंग के अप्रोच के हवाले से बात है वो ये है कि हमेशा मेडिकेशन देते वक्त नर्स को इन सारे अप्रोचेस को अपने माइंड में रखना है, और उससे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वो पीडियाट्रिक पेशेंट की मेडिकेशन करते वक्त इन सारी बातों का ख्याल रखें। इसी तरीके से बच्चे चूँकि वो मेच्योर नहीं होते कि वो बहुत सारी मेडिकेशन और उनके कॉन्सिक्वेंसेस या उनके इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स को समझ सकें, तो बच्चों को उनकी लैंग्वेज में बताना होता है। ठीक है, सो बच्चे जो भी हैं उनको हमारी कॉम्प्लेक्स बातों की समझ नहीं आएगी, तो उनको सिंपली बताना होता है। बाकी इनके पेरेंट्स की मौजूदगी में बच्चों को मेडिसिन देना, उनको समझाना, पेरेंट्स को बताना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। सो एक चीज़ के नर्स मस्ट बी ऑनेस्ट विद द चाइल्ड रिगार्डिंग द प्रोसीजर, के हम जो भी बच्चों का अगर हम कोई इंसुलिन इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो वी शुड नॉट से कि नहीं इससे पेन नहीं होगा या इससे कुछ नहीं होगा या इस तरह ना, डराना भी नहीं है, लेकिन हमने जो है उनको डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट भी नहीं देना। और इसकी वजह यह है कि जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं वो अक्सर ज़्यादातर जो है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली साइकोलॉजिकल स्टेज में होते हैं। तो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल वी शुड अर्न द ट्रस्ट ऑफ द पीडियाट्रिक पेशेंट्स एज वेल। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट to mix distasteful medication or crush tablet with a small amount of honey, apple sauce और gelatin, कि जब भी मतलब बहुत सारे नर्सेज और बहुत सारे लोग भी ऐसे करते हैं कि जब बच्चों को मेडिसिन देते हैं उसका टेस्ट कड़वा होता है या अनफेवरेबल होता है, तो बच्चों को झूठ बोल देते हैं कि नहीं इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ले लो खा लो, और ये उसको उनको खिला देते हैं। वो अल्टीमेटली क्या कर लेते हैं कि वो बच्चे जो है ना उसको स्पिट आउट कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। लेकिन एक ये इशू होता है फॉर द फ्यूचर कि वो बच्चे फिर जो है वो उस दवाई को या नेक्स्ट डोज को या नेक्स्ट किसी और दवाई को वो विलफुली या आसानी से जो है वो लेते नहीं हैं। सो ये जो डिसऑनेस्ट स्टेटमेंट होता है ये उनके ट्रस्ट को ख़राब कर देता है। सो इट्स बेटर कि कोई भी इस तरह की मेडिकेशन होती है तो उसको थोड़ी बहुत हनी के साथ या कोई जूस में मिला के वो खिलाई जा सकती है, फूड आइटम्स के अंदर जो है मिला के खिलाई जा सकती है, अनटिल एंड अनलेस कि इट इज़ प्रोहिबिटेड कि कोई मेडिसिन जो है वो फूड आइटम के साथ मिलाने की वजह से उसका असर ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो वो मिला के दी जा सकती है। किसी भी बच्चे को इंजेक्शन या ओरल मेडिकेशन के रिफ्यूज़ल के बेस पे थ्रेटन नहीं करना चाहिए, कि जैसे अगर कोई बच्चे को कहे कि ये लो वरना मैं जो है अभी बिल्ली आ जाएगी, या अभी जो है ना वो कोई भी इस तरह के थ्रेटनिंग स्टेटमेंट, या वो अम्मी मारेगी या इस तरह अब्बू गुस्सा होंगे, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की साइकोलॉजी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है। एंड ऑल मेडिकेशन शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, एंड मेडिकेशन शुड नेवर बी रेफर्ड टू एज अ कैंडी। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में, कि बच्चों के बेड साइड पे कभी भी मेडिकेशन नहीं रखनी चाहिए। बच्चों को समझ नहीं होती, अक्सर वो मेडिकेशन जो है वो अपनी मर्ज़ी से खा लेते हैं अगर उसका टेस्ट अच्छा होता है। और कभी भी मेडिसिन को कैंडी नहीं कहनी चाहिए। अक्सर कोटेड टैबलेट्स जैसे ब्रूफिन वगैरह की शक्ल में जो टैबलेट्स आती हैं, तो बच्चे उनको बंटी समझ के खा लेते हैं, तो ये उनके लिए जो है ना बहुत ख़तरनाक होता है। तो कभी भी बच्चों के सामने या बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेडिसिन जो है वो कैंडी है और ये आप खा लो, तो क्योंकि ये फिर बाद में बच्चे हर टैबलेट को कैंडी समझना शुरू हो जाते हैं और उससे नुकसानात भी हो सकते हैं। या अब हम आते हैं और बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन पे, और ये कि बेसिकली किस तरीके से दी जाती है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और एज अ नर्स क्या एहतियात करनी चाहिए। पहले ओरल मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो ओरल मेडिकेशन जो है वो कॉमनली उन बच्चों को दी जाती है जो कि जिनकी डाइट भी ठीक हो, वो डाइट भी ले रहे हो, उनको वॉमिटिंग भी ना हो और उनको जीआई ट्रैक का कोई इशू ना हो।
उसका फ़ायदा ये है कि जीआई ट्रैक जो है वो बहुत बड़ा एरिया प्रोवाइड करता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन। एक लॉन्ग ट्रैक है पूरा जो है ना, वो माउथ से शुरू होता है, फिर स्टमक से एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें मेडिसिन जो है, मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन एब्जॉर्ब हो जाती है और इफ़ेक्ट भी प्रॉपरली करती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि बच्चे आसानी से मेडिसिन थ्रू माउथ लेने में रेजिस्ट करते हैं और अक्सर इसको स्पिट कर देते हैं या फिर जो है वो वोमिट आउट कर देते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें ओरल मेडिकेशन में। हालांकि ओरल मेडिकेशन के फ़ायदे बहुत हैं। इसी तरीके से हमें एज ए नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, और वो क्या है कि ओरल मेडिकेशन देते वक्त वी शुड नॉट लाइक कोई भी मेडिकेशन ओरली यूज़ नहीं करनी चाहिए अगर बच्चे को वॉमिटिंग है, माल एब्जॉर्प्शन की इश्यूज़ है, जैसे सीलिएक डिजीज़ है या कोई और इस तरह की जो जीआई ट्रैक रिलेटेड बीमारी है, हेपेटाइटिस वगैरह, या बच्चा बार बार रिफ्यूज़ कर रहा है और वो मेडिसिन हम उनके मुंह में रख लेते हैं और बाहर स्पिट आउट कर देता है, थूक देता है। उसकी वजह यह है कि हमें तो लगता है कि मेडिसिन उसने मेजॉरिटी वो तकरीबन सारी थूक दी, लेकिन स्टिल उसमें डोजिंग का पता नहीं चलता, और अगर कुछ मेडिसिन का बार बार थ्रू माउथ देने की वजह से वो डोज बढ़ जाए तो भी नुकसान हो सकता है, या अगर इनअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डोज मिलता है बच्चे को तो उस पर इफ़ेक्टिव नहीं होता। इसी तरीके से 5 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि वो टैबलेट की फॉर्म में जो है ओरल मेडिकेशन लें, ख़ास तौर पे टैबलेट। तो उसमें भी हमें चैलेंज वो होता है। इसीलिए इस चीज़ को, अगर कोई भी सॉलिड फॉर्म की ओरल मेडिकेशन है तो बेहतर ये है कि वो हम यूज़ ना करें और उसकी जगह सस्पेंशन या च्यूएबल फॉर्म के सूरत में मेडिसिन जो है वो बच्चों को दें। वो टैबलेट्स जो कि स्कोर्ड होती हैं, मतलब उस टैबलेट के जो है ना वो शेप होती है। कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं कि जिस पे बीच में लाइन होती है या उस पे नाम लिखा होता है या इस तरह, तो वो मेडिसिन दिया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चों की डोजेज ऐसे होती है, अगर कोई 5 साल से थोड़े से ज़्यादा एज के बच्चे हैं वो मेडिसिन निकल भी सकते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो अगर टैबलेट देनी है तो हाफ़ टैबलेट सपोज़ कर लें हमने दे दी, हाफ़ टैबलेट हमने नेक्स्ट डोज के लिए रख ली, लेकिन दैट इज़ नॉट सेफ़। बेहतर ये है कि अगर कोई टैबलेट हाफ़ दे दी तो हाफ़ टैबलेट को ज़ाया कर देना चाहिए, बच्चों की टैबलेट्स की सूरत में ख़ास तौर पे। इसी तरीके से कैप्सूल्स जो है वो जेली में तोड़ के उनका जो अंदर पाउडर फॉर्म होता है वो किसी जेली में मिक्स करके बच्चों को खिलाना चाहिए। और फिर वही बात कि मेडिकेशन को कैंडी नहीं कहनी चाहिए बच्चों के सामने। हेंस इन टर्म ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, ओरल मेडिकेशन के हवाले से कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन है कि अगर बच्चा इन्फेंट है, दूध पीता बच्चा है, तो मेडिसिन जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एप्पल सॉस यानी या फिर इस तरह के जो मतलब जूसेस हैं या सेरल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों को जो डाइट दी जाती है उसमें मिक्स करके खिलाया जा सकता है। इसी तरीके से जो फीडर है उसमें भी मेडिसिन डाल के पिलाई जा सकती है, लेकिन फार्मूला मिल्क के बगैर। इसी तरीके से सिरिंज से जो नीडल निकाल के ड्रॉपर की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है, या कुछ मेडिसिन के साथ ड्रॉपर भी आता है, तो उसके ज़रिए ओरल मेडिकेशन देना भी बहुत सेफ़ है और अच्छा एफिशिएंट मेथड है। और इन्फेंट जो होते हैं तो उनको मेडिकेशन देते वक्त हमेशा पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए। ये एज ए नर्स इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग इसको याद रखें कि कभी भी मेडिकेशन जो है ना पेरेंट्स को दे के रूम में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये कह के कि पेरेंट उनको बाद में दे दे। कोशिश करें कि एज ए नर्स यू शुड गिव मेडिकेशन विद योर ओन हैंड्स, और आप जो है जब तक मेडिकेशन पर ओरल उनको ना दें, आप जो है वो मेडिकेशन किसी और को हैंड ओवर ना करें। अगर टोडलर है, मतलब क्रॉलिंग वाला बेबी है, तो सिंपल टर्म्स के ज़रिए एक्सप्लेन करें कि वो उनको मेडिकेशन का टाइम हो गया है और उन्होंने मेडिकेशन लेनी है। और बच्चे को चॉइस नहीं देनी, उस एज में बच्चा अक्सर रिफ्यूज़ करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। सो वी शुड नॉट गिव एनी चॉइस, अल्टरनेटिव चॉइस कि अभी नहीं तो चले बाद में, इस तरह ये चॉइसेस जो है बच्चों को इस एज में नहीं दी जाती। एंड
कुछ बच्चे जो रेजिस्टिव बहुत होते हैं तो उनके लिए जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि उन डिस्ट्रैक्शन यूज़ किए जा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को टीवी या कार्टून की तरफ डिस्ट्रैक्ट किया जाए और उनको उस दौरान मेडिसिन दी जाए। ये कह के वो कार्टून देखो और साथ में जो है ना उनको ओरली मेडिसिन दी जाए तो वो अक्सर उनका ध्यान उससे बढ़ जाता है। ये है कि हेल्प भी ली जा सकती है और एज अ रिवॉर्ड बच्चों को स्टिकर्स या जैसे स्टार बना दिए या इस तरह जो है ना बहुत छोटे मोटे स्टिकर्स वो भी बच्चों को एज अ रिवॉर्ड देने चाहिए। इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है और वो फिर नेक्स्ट मेडिकेशन में रेजिस्ट नहीं करते। प्री स्कूलर के केस में नर्सिंग इंटरवेंशन में थोड़ा चेंज आता है और वो ये है कि प्री स्कूलर को चॉइसेस मिल सकती है कि वो टैबलेट की फॉर्म में मेडिसिन लेना चाहते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में या फिर इन फीडर वगैरह भी। कुछ बच्चे प्री स्कूल टाइम तक भी फीडर इस्तेमाल करते हैं तो उनको इसमें भी दिया जा सकता है। इंजेक्शन IM इंजेक्शन या कोई दूसरा इंसुलिन इंजेक्शन सबक्यू वगैरह या IV तो उसमें हेल्प की ज़रूरत होती है तो पेरेंट्स से हेल्प ली जा सकती है। और एज अ प्रेज़ रिवॉर्ड जो है उनको कोई मतलब डोल दे दिया या कोई स्टिकर बना के दे दिया या इस तरह और टॉफ़ी वगैरह दे दी बच्चों को जो इनकी सेहत के लिए अच्छी होती है, अगर वो वाली रिकमेंडेड अगर होती है डॉक्टर की तरफ से तो वो एज अ रिवॉर्ड दी जा सकती है ताकि बच्चे नेक्स्ट टाइम कोऑपरेट करें। स्कूल एज की नर्सिंग इंटरवेंशन ये होती है कि कंक्रीट एक्सप्लेनेशन उन बच्चों को दी जाती है कि उनको बताया जाता है कि ये मेडिसिन है और उनको इस वजह से दी जा रही है। सिर्फ ये नहीं कहना होता कि ये मेडिसिन हर्ट नहीं करेगी, बल्कि अगर कोई इंजेक्टेबल है तो उनको कहे थोड़ा सा दर्द होगा बट आप बहुत बहादुर बच्चे हो, आप ये कर सकते हो और इस तरह हौसला दे के उन बच्चों को मेडिकेशन देनी होती है। इस तरह के बच्चों को चॉइसेस देना अप्रोप्रिएट है, इसमें कोई मसला नहीं है। इस तरह के बच्चे अपने लिए थोड़ा बहुत डिसाइड कर सकते हैं और कोशिश ये करें कि इस तरह के जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं तो उनके साथ जितनी बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होगी, इंटरेक्शन अच्छी होगी तो वो ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे और वो मेडिकेशन में रेजिस्ट नहीं करेंगे। और जब बच्चा एज के लिहाज से जितना बड़ा होता जाता है तो वो मेडिसिन लेने में चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, कैप्सूल फॉर्म में हो, तो जो है ख़ुद भी आप उनके हाथ में मेडिसिन रख के उनको कह सकते हो कि वो ख़ुद ही अपने मुंह में रखे, ज़ुबान के बैक साइड पे रखे और इमीडिएटली उसको सॉलो करें और वाटर या जूस का सिप लें। तो इस तरीके से भी वो बच्चे ख़ुद भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं मेडिसिन लेने में। और मेडिकल प्ले मतलब ये है कि इन द फॉर्म ऑफ गेम्स के चलें अगर आप ये मेडिसिन लेंगे तो हमें गेम खेलेंगे या इस तरह की, तो ये बच्चे जो है इस चीज़ से भी कॉन्फिडेंस उनमें आता है और वो बच्चे फिर रेजिस्ट नहीं करते। एडोलेसेंस थोड़ी सी बड़ी एज होती है, 12 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक की एज। तो इसमें वो बच्चे इतने बड़े होते हैं कि उनको अगर हम एब्स्ट्रैक्ट रैशनल भी दें, मतलब ये है कि ओवरली एक्सप्लेन ना भी करें, सिंपल टर्म्स में अगर एक्सप्लेन ना भी करें तो उनको थोड़ी बहुत समझ आ जाती है और वो अपने लिए डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। स्पेशली लॉन्ग टर्म मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत में कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको घर पे भी मेडिकेशन जो है एडवाइस होती है कि वो घर जाके भी मेडिसिन उसने लेनी है, तो इस तरह के बच्चे जो है ना वो फिर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व भी होते हैं और उनसे चॉइस भी उनको दिया जा सकता है कि वो टैबलेट की फॉर्म में, सस्पेंशन की फॉर्म में मेडिसिन लेना चाहते हैं या उनकी फेवरेट चॉइस क्या है इसके हिसाब से। लिक्विड मेडिकेशन के हवाले से एक नर्सिंग अलर्ट ये है कि ओरल सिरिंज या मेडिकेशन कप शुड बी यूज टू इंश्योर एक्यूरेट डोजेज मेजरमेंट। अक्सर जो है टीस्पून, टेबल स्पून, ये सारी चीज़ें जो यूज़ होती है इसमें मेडिकेशन डोजेज एरर आता है क्योंकि ये कंपनी टू कंपनी जो है ना इसका साइज़ भी डिफरेंट होता है। वैसे स्टैंडर्ड तो ये है कि टीस्पून जो है 5 ml हो और टेबल स्पून 15 ml तक हो, लेकिन डिज़ाइंस की वजह से और मटेरियल की वजह से जो है ना थोड़ा बहुत जो है साइज़ में फ़र्क आ सकता है, तो जिसकी वजह से डोजेज में एरर आ सकता है। सो इट्स बेटर कि हम जो है ड्रॉपर या मेडिकेशन कप या फिर ओरल सिरिंज का इस्तेमाल करें जिससे जो है वो लिक्विड मेडिकेशन प्रॉपर मकदार में वो डिलीवर हो सके। ये कुछ आपको पिक्चर नज़र आ रही है कि जिसमें हमारे घरों में आम तौर पे मेडिकेशन जिसके ज़रिए दी जाती है, इसमें ये जो है
सिरिंज है जिसे नीडल हटाया गया है। इसी तरीके से ये इंसुलिन सिरिंज है 1 ml वाला, ये ड्रॉपर है। और इस तरह ये भी मेजरमेंट स्पून है जो बाकायदा इसकी मेजरमेंट यहाँ होती है। ये सिंपल स्पून है और ये निपल है और ये कप है। ये भी इन्हीं की कैटेगरीज में है और ये एक्सेप्टेबल डिवाइसेस हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि अक्सर माएँ बच्चों को लिटा के मेडिसिन देती है, तो जिसकी वजह से एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं। सो इट्स बेटर कि बच्चा जो है ना कम से कम सेमी फॉलर या सिटिंग पोजीशन में हो और उसको फिर मेडिकेशन दी जाए। सो अच्छा तरीका ये है कि बच्चे की चिन को थोड़ा सा दबा के और माउथ को ओपन किया जाए, ड्रॉपर या सिरिंज जो है उसके माउथ में रखा जाए और इन्फेंट की चीक को रिलीज़ किया जाए, ताकि मतलब कोशिश करें कि जब भी आप मेडिसिन दें तो आप माउथ के सेंटर में ड्रॉपर या सिरिंज को खाली ना करें, बल्कि चीक के साइड पे जबड़े की तरफ जो है ना उसको खाली करें। तो उससे जो है ना वो थूकने में, वापस मेडिसिन या स्पिट आउट करने में या वोमिट करने में और बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं होता, तो वो निगल जाता है। और नर्सेज और साथ में जो है मदर्स को ये चाहिए कि जब भी बच्चे को दवाई दें तो उसके हाथ फर्मली पकड़ के सिक्योर कर लें, ताकि वो बच्चा जो है ना वो मेडिसिन को ज़ाया ना कर दें। औरल मेडिकेशन में हमें बच्चे को होल्ड करना पड़ता है, उसके हाथ को उसके फेस से दूर रखना पड़ता है। इसी तरीके से सिरिंज या निपल के ज़रिए दोबारा मैं एक समरी पेश कर रहा हूँ कि फार्मूला मिल्क में जो है वो मेडिसिन को ऐड नहीं करना। और जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ जूस या फ्रूट या इस तरह जो है ना सिरिंज में या फिर निपल में जो है उसको बेसिकली मेडिसिन डाल के दी जाती है। और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसको मेडिकेशन कप में या फिर जूस में डाल के उसको पिलाई जा सकती है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक बच्चा जो है वो नर्स पे उसको ट्रस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो नर्स रूम में खड़ी होके पेरेंट से भी हेल्प ले सकती कि आप बच्चे को मेरे सामने पिला दें। अब आते हैं इंट्रामस्कुलर मेडिकेशन की तरफ। सो इंट्रामस्कुलर मेडिकेशन बेसिकली एक्यूट कंडीशंस में, सेटिंग्स में, मतलब हॉस्पिटल्स में आईएम इंजेक्शन बहुत कम ही लगते हैं, यूजुअली आईवी लगते हैं। आमतौर पे क्लिनिक्स वगैरह में जो है इंट्रामस्कुलर मेडिकेशन दी जाती है और उसमें ज़्यादातर जो मेडिकेशन इंक्लूड है वो है इम्यूनाइजेशन के जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं, या फिर एंटीबायोटिक का लोडिंग डोज होता है, या फिर एमला वगैरह जो कि लोकल स्किन एस्थेटिक्स होती हैं, अप्लाई की जाती है स्किन के ऊपर प्रॉपरली, ताकि प्रोसीजर के टाइम पे सच एज नीडल्स वगैरह उससे जो है उनको पेन ना हो, पेन प्रिवेंट करने के लिए ये दी जाती है। आईएम इंजेक्शन की कुछ इंटरवेंशन है। बच्चे को बताया जाता है कि कोई बात नहीं, अगर वो मतलब बच्चा रोता है, क्राई करता है इंजेक्शन के टाइम पे, तो थोड़ा बहुत पेन तो होता है, तो बच्चे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब बच्चे को ये कह के कि इससे दर्द वगैरह नहीं होगा। और बेहतर ये है कि बच्चे को जो है वो डिविएट किया जाए कि वो इंजेक्शन साइट की तरफ वो ना देखें, अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को मूव ना करें, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ को पकड़ के रखें ताकि वो एक्सट्रीमिटीज़ को मूव ना करें, वरना आईएम इंजेक्शन के टाइम पे नीडल की वजह से जो है वो इंजरी हो सकती है। और अगर ये है कि जितना बेहतर होता है कि बच्चे की नज़र से नीडल जो है उसकी विजुअल फील्ड से बाहर हो। जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि नर्स ने बच्चे की फेस को कवर किया है ताकि उसको वो नीडल नज़र आ आए। इसी तरीके से बच्चे को सिक्योर करना है बिफोर गिविंग आईएम इंजेक्शन बाय होल्डिंग और कंफर्ट द इन्फेंट आफ्टर द इंजेक्शन, कि जब बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उसको पकड़ के थोड़ी सी तबकी वगैरह देनी चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। और इंजेक्शन साइट को बिफोर इंजेक्शन जो है टेंडरनेस के लिए और कोई भी अनड्यू फॉर्मनेस जो है तो ये या इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए देखना चाहिए, और उन एरियाज़ पे इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो, टेंडरनेस हो या कोई गैर ज़रूरी सख्ती उस मसल्स में हो, तो उस पर इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए।
आमतौर पे बच्चों के अंदर जो आईएम इंजेक्शन साइट्स है उसमें वास्टस लेटरेलिस, डेल्टॉइड और डोर्सोग्लूटल मसल पे होता है, जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है वास्टस लेटरेलिस। तो आमतौर पे जो हमारे पास इम्यूनाइजेशन होती है बच्चों के अंदर वो इस मसल में होती है, और ये लार्जेस्ट मसल होता है इन टर्म्स ऑफ मास इन्फेंट या छोटे बच्चों में। छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं, दूध पीछे बच्चे जो होते हैं, तो उनमें जब हम आयन इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी टोटल क्वांटिटी 0.5 ml से ज़्यादा हम नहीं देते इस मसल में, और टोडलर में 1 ml से ज़्यादा, जबकि प्री स्कूलर में 2 ml से ज़्यादा मेडिसिन की क्वांटिटी आयन इंजेक्शन के थ्रू इस मसल में नहीं देते। और मैक्सिमम नीडल इंसर्शन जो है वो 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच तक अलाउड है इस मसल में। बेहतर ये है कि जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि इस मसल को कंप्रेस किया जाता है और दोनों तरफ से पकड़ के, ताकि ये मसल थोड़ा सा ऊपर आ जाए थाई के ऊपर एस्पेक्ट की तरफ, और जो 90 डिग्री पे नीडल है वो इंसर्ट होना चाहिए। नीडल और मसल का आपस में इंसर्शन पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनना ज़रूरी है। ये वास्टस लेटरेलिस में इंजेक्शन आईएम इंजेक्शन लगाने का बेहतर तरीका है। इसी तरीके से डेल्टॉइड में जो बोनी प्रोमिनेंस होता है उसे 3 फिंगर डाउन एडल्ट में हम लगाते हैं, लेकिन पीडियाट्रिक्स पेशेंट में हम तकरीबन हाफ से लेकर 1 इंच तक यानी 2.5 सेंटीमीटर तक हम नीडल इंसर्ट करते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा डीप इंजेक्शन नहीं लगाते, और इसमें मैक्सिमम मेडिकेशन ये वॉल्यूम जो है वो 0.5 to 1 ml होती है। इससे ज़्यादा मेडिकेशन वॉल्यूम हम वो इंजेक्ट नहीं करते। इस मसल में एब्जॉर्प्शन रैपिड होती है ग्लूटल रीजन की निस्बत। डॉर्सोग्लूटल मसल की जहाँ पे हम बात करते हैं, तो आमतौर पे ग्लूटल मसल जो है वो बच्चों में तब तक डेवलप नहीं होता जब तक वो वॉक करना शुरू ना कर ले। सो हम फिर डॉर्सोग्लूटल मसल इस्तेमाल करते हैं बिफोर मतलब वॉकिंग। और ग्लूटल मसल जो है उन बच्चों में डॉर्सोग्लूटल मसल या बेहतर तो यही है कि वो बच्चे जो कि जब तक चलना नहीं शुरू करते तो हमें डॉर्सोग्लूटल मसल जो है वो ग्लूटल मसल का कोई भी पार्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो बच्चे जो कि चलना शुरू कर देते हैं तो उनके भी चलने के 1 साल या इससे ज़्यादा के बाद हमें ये मसल जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आईएम इंजेक्शन। तो रिकमेंडेड यही है कि 5 साल तक जो है ये मसल इस्तेमाल ना किया जाए फॉर एनी आईएम इंजेक्शन। आमतौर पे इंसर्शन कैपेसिटी नीडल की इसमें जो है वो 1/2 to 1.5 इंचेस ऑफ नीडल इसमें इंसर्ट हो सकता है, और इसमें भी जो वॉल्यूम है इंजेक्शन का वो 1.5 to 2 ml तक मेडिसिन की क्वांटिटी इसमें दी जा सकती है। जहाँ तक आई ड्रॉप्स की बात आती है तो आई में हम लोअर लिड को डाउन पुल करते हैं, नीचे की तरफ जो है पकड़ के थोड़ा सा खींचते हैं, और ऊपर हैंड से जो है हम ड्रॉपर पकड़ के मेडिकेशन को फोरहेड की तरफ से आई में डालते हैं। और ये इसलिए क्योंकि इसमें हम प्रिवेंट करते हैं आई ट्रॉमा को। तो लोअर लेड को नीचे से आपको यहाँ फिंगर से जो नज़र आ रहा है कि यहाँ से पकड़ा है और लोअर लेड को नीचे खींचा है, जबकि दूसरे हाथ से ड्रॉपर को पकड़ के फोरहेड की तरफ से ड्रॉपर को ला के इसमें आई में मेडिसिन डाली जाती है। इससे जो है ना हम आई ट्रॉमा को प्रिवेंट करते हैं। जहाँ तक ड्रॉप्स की बात है तो जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि इन्फेंट होते हैं, फीडिंग पे होते हैं, तो हम उनके एयर का जो पिना होता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उसको पकड़ के एक हाथ से नीचे की तरफ पुल करते हैं और पीछे की तरफ पुल करते हैं। पहले नीचे पुल करके फिर पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो इससे ये होता है कि इनका मिडल और इनर एयर जो है वो मेडिकेशन एक्सेस तक वहाँ तक ईजी हो जाती है। जबकि थोड़े से बड़े जो स्कूल के गोइंग बच्चे होते हैं या प्री स्कूलर्स होते हैं, तो उनके एयर का जो पिना है यानी अपर पार्ट है उसको पकड़ के ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ वो पुल करते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है बच्चों की एयर ड्रॉप्स के हवाले से। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। जहाँ पर नोज़ ड्रॉप्स की बात आ जाती है तो बहुत सारे बच्चों को नेज़ल ड्रॉप्स मिलते हैं। इसमें ये ज़रूरी है कि हेड को हाइपर एक्सटेंड किया जाए, मतलब नेक के नीचे कोई तकिया वगैरह रख के बच्चों की नेक को हाइपर एक्सटेंड किया जाए, ताकि उनकी नॉस्ट्रल्स में मेडिसिन के ड्रॉप्स अगर जाएं तो वो
काफ़ी नीचे तक उसकी एक्सेस हो सके, थ्रोट तक। नेज़ल ड्रॉप्स बेसिकली एक्ट करते हैं एज अ वेजो कंस्ट्रक्टर। सो एक्सेसिव यूज़ जो है वो हार्मफुल भी हो सकता है बच्चों की में, और आमतौर पे 72 घंटों से ज़्यादा नेज़ल ड्रॉप्स बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है। कंजेस्टेड नोज़ विल इम्पेयर इन्फेंट एबिलिटी टू सक। अगर बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो कि दूध पीते बच्चे होते हैं तो उनकी सकिंग पावर इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर कंजेस्टेड नोज़ होता है मतलब फ्लू वगैरह की वजह से, तो वो फिर फीड नहीं ले सकते। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उन बच्चों का नोज़ जो है वो इंटैक्ट हो, नॉस्ट्रल्स, और वो उससे सांस ले सके। फीडिंग से 20 मिनट पहले नेज़ल ड्रॉप्स देने चाहिए ताकि 20 मिनट बाद तक उनकी नॉस्ट्रल्स कम्प्लीटली क्लियर हो और उनकी सकिंग पावर जो है इंटैक्ट हो। इसी तरीके से बच्चों की हेड को बिलो द शोल्डर लेवल फॉर 1 to 2 मिनट रखना चाहिए ड्रॉप्स डालने के बाद, ताकि वो ड्रॉप्स नीचे तक चले जाएं। बच्चों में रेक्टल मेडिकेशन भी होती है, आमतौर पे सेडेटिव या एंटीएमेटिक्स जो होती हैं वो भी रेक्टली दी जाती हैं। इसी तरीके से अगर बच्चों में जो है कॉन्स्टिपेशन होती है तो सपोजिटरीज़ वगैरह, और अगर फीवर वगैरह हो तो भी पैरासीटामोल सपोजिटरीज़ भी बच्चों को रेक्टली दी जाती है। और इन केस उस सूरत में जब जो रेक्टल सपोजिटरीज़ दी जाती है तो उसको अंदर पुश करने के लिए लिटिल फिंगर, जो छोटी उंगली होती है हाथ की, उसके ज़रिए पुश करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि बियॉन्ड द एनल स्फिंक्टर जो है वो मेडिसिन अंदर चली जाए। एनल स्फिंक्टर से बाहर मेडिसिन नहीं छोड़नी चाहिए, वरना वो बाहर निकल आती है और वो वेस्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ऑन एनस बाय जेंटली होल्डिंग द बटक्स। दोनों बटक्स को पकड़ के रखना पड़ता है अनटिल द डिज़ायर टू एक्सपेल सबसाइड्स, के हमें ये यकीन हो जाए कि अब बच्चा जो है वो मेडिकेशन रेक्टली बाहर नहीं निकाल सकता। आईवी मेडिकेशन बहुत कॉमनली हॉस्पिटलाइज बच्चों में जो है वो इस्तेमाल होती है, और आईवी रूट हमें डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है वेस्कुलर सिस्टम में। सो एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत होते हैं आईवी मेडिकेशन के, तो इसीलिए बहुत एहतियात करने की भी ज़रूरत होती है। इसमें मेनली जो है एक्स्ट्राविजेशन होती है सराउंडिंग टिश्यूज़ में, तो इसमें भी थोड़े से एहतियात की ज़रूरत ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि इमीडिएट रिएक्शन ड्रग का होता है बच्चों की बॉडी पे, तो इस सूरत में भी थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है। सो आईवी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी को चेक करना चाहिए कि किस तरीके से फिजिशियन की ऑर्डर्स के हिसाब से और इसकी एक्यूरेसी को चेक करते हुए दूसरे नर्स के साथ क्रॉस चेक करते हुए मेडिसिन एक बार बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए और फिर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए। सो तमाम आईवी मेडिकेशन जो है वो आपके अगर पीडियाट्रिक रोटेशन में दी जाती है तो कोशिश करें कि अगर आप स्टूडेंट हैं या नोवाइस नर्सेज हैं तो अंडर द सुपरविजन ऑफ योर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर सीनियर नर्स ही आप एडमिनिस्टर करें। उसके बगैर स्टूडेंट को या नोवाइस नए नर्सेज जो होती हैं इंटर्नशिप्स वगैरह पे, या जिनका एक्सपीरियंस पहली बार पीडियाट्रिक यूनिट में होता है, तो उनके लिए एडवाइज्ड नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट पीडियाट्रिक मेडिकेशन करें। आईवी सोल्यूशन के साथ कंपेटिबिलिटी आईवी मेडिकेशन की देखनी ज़रूरी होती है। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है कि जो कि सेलाइन में यानी उसमें डिज़ोल्व होती है, बहुत सारे को डेक्सट्रोज 5% में डिज़ोल्व करना पड़ता है। सो आईवी कंपेटिबिलिटीज़ जो है सोल्यूशन के साथ मेडिसिन की बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको चेक किया जाए। और फ्लश वेल बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम्पेटिबल ड्रग, कि जो भी हम अगर कोई ऐसी वो है मेडिसिन है कि जिनको थोड़ा सा इनकम्पेटिबिलिटी होती है, मतलब एक दूसरे के उस पर इफ़ेक्ट करती है, तो अगर एक मेडिसिन आईवी दे दी फिर उसके बाद जो है ना एक नॉर्मल सेलाइन का फ्लश देना चाहिए ताकि वो लाइन टोटली क्लियर हो सके, और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद दूसरी मेडिसिन देनी चाहिए। डायरेक्टली जो है मिक्स करके नहीं देनी चाहिए। और दूसरा ये है कि पीडियाट्रिक पेशेंट में यूजुअली आम तौर पे आईवी मेडिकेशन डाइल्यूट करके दी जाती है। अनडाइल्यूटेड आईवी मेडिकेशन पीडियाट्रिक पेशेंट में बहुत रेयरली दी जाती है। एक नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है आईवी मेडिकेशन के साथ, तो ट्यूबिंग को फ्लश करना बहुत ज़रूरी है।
ट्यूबिंग को फ्लश करना, इसमें इन द कैलकुलेशन ऑफ द चाइल्ड्स टोटल फ्लूइड इनटेक वो भी लाजमी है कि अगर बच्चे को फॉर एग्जांपल हम 5 ml का एक फ्लश लगा रहे हैं तो भी वो उसकी मेडिकेशन की फ्लूइड कैलकुलेशन में जो हम आईवी चार्टिंग करते हैं उसमें लिखना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के लिए वो 5 ml भी एक हैसियत रखती है। पार्टिकुलरली जो हमारे पास बहुत छोटे एज के बच्चे होते हैं या जिनका फ्लूइड इम्बैलेंस के इश्यूज़ होते हैं तो उनमें हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। बच्चों में नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसमें यह है कि आईवी मेडिकेशन में हमें बच्चों की अर्ली असेसमेंट करनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेटली और करेक्ट करनी चाहिए। हमें जो भी मेडिकेशन आईवी लाइन के ज़रिए दी जा रही है बच्चों को, तो उसकी पेटेंसी, उसकी इन्फिल्ट्रेशन, इन्फ्लेमेशन सराउंडिंग एरिया में, मेडिकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन रेट को, बच्चे को पेन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। और बच्चों में जो है हम माइक्रो ड्रिप चैम्बर यूज़ करते हैं फॉर बेटर कंट्रोल। सो आईवी मेडिकेशन में मेडिकेशन जो है या तो आईवी पुश के ज़रिए दी जाती है डायरेक्टली ट्यूबिंग में, मतलब जो हमारी लाइन होती है आईवी लाइन उसमें, या फिर सिरिंज पंप के ज़रिए जो कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन होती है बहुत थोड़ी थोड़ी करके बच्चों को। फॉर एग्जांपल बहुत छोटे बच्चे जो एनआईसीयू में होते हैं या पीडियाट्रिक आईसीयूज़ में होते हैं तो उनको कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनको लॉन्ग टर्म ये कंटिन्यूस चल रही होती है बहुत माइनर क्वांटिटी में, तो वो बाकायदा सिरिंज पंप के ज़रिए दी जाती है। और बाकी मेडिसिन जो है जो नॉर्मली एंटीबायोटिक्स हैं या फिर प्रोवास वगैरह है, पैरासीटामोल, ये सारी चीज़ें तो वो ब्यूरिटोल में डाल के फर्दर डाइल्यूशन ब्यूरिटोल में अगर करनी हो तो हम कर सकते हैं और ब्यूरिटोल के ज़रिए दी जाती है। सो आईवी पुश आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जैसे इसमें मार्फिन हो गया जो पेन के लिए देते हैं, या सोलोमेड्रोल हो गया, या लेसिक वगैरह हो गई, या फिर इस तरह फिट्स और सीजर के टाइम पे वैलियम वगैरह, तो ये आईवी लाइन के ज़रिए डाइल्यूट की जाती है और उसको डायरेक्टली हम सेफली एडमिनिस्टर कर सकते हैं आईवी लाइन के ज़रिए ओवर 3 to 5 minutes ऑफ ड्यूरेशन। तो ये मेडिकेशन जो हम ट्यूबिंग में देते हैं 1 से 3 मिनट के पीरियड से, कोई 3 से 5 की भी कुछ बुक्स कहती हैं। जैसे इसमें जो इन्वॉल्व मेडिसिन है वो मतलब मोस्टली जो कॉमनली दी जाती है वो लेसिक है जो डायूरेटिक है, मॉर्फिन सल्फेट पेन के लिए है, डेमेरोल भी पेन के लिए है, और सोलोमेड्रोल जो है वो डेफिनेटली इस्थमेटिक अटैक्स की सूरत में दी जाती है, तो वो ब्रोंकोडायलेटर्स होती है। ये आपको पिक्चर में आईवी पंप नज़र आ रहा है कि जिसमें आप देखें टर्बो सिरिंज एक अटैच है और इसके साथ जो है ना इस पंप में इस टर्बो सिरिंज को लगाया गया है। तो ये क्या होता है कि इसमें रेट फिक्स किया जाता है और वो फिर एक फ़िक्स रेट के ज़रिए ये आईवी पंप उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करता है। तो ये बहुत एक्यूट मतलब लेवल तक भी एक्यूरेट डिलीवरी सिस्टम है जो कि बहुत स्मॉल वॉल्यूम्स भी प्रॉपरली एक सही अंदाजे के मुताबिक डिलीवर करता है। सो इसीलिए ये पीडियाट्रिक और न्यूनेटल आईसीयूज़ में इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से आपको ये जो चैम्बर नज़र आ रहा है, ये वाला जो चैम्बर नज़र आ रहा है, या फिर ये यहाँ पे नज़र आ रहा है जो इस ड्रिप के साथ अटैच है बैग के साथ, ये आईवी ब्यूरिटोल है। ये ब्यूरिटोल क्या करता है कि इसमें हम अगर हमने एक लिमिटेड क्वांटिटी मेडिसिन की उठा के उसमें डाइल्यूशन करनी है तो हम इस ब्यूरिटोल में डाइल्यूट करके बच्चों को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये 2 नामों से पहचाना जाता है, ब्यूरिटोल के नाम से भी और वोलिट्रोल के नाम से भी। और ये डिवाइस है जो कि बेसिकली आईवी फ्लूइड बैग और जो इंट्रावेनस कैथेटर है यानी आईवी लाइन है उसके बीच लगती है, उसके साथ अटैच होती है, और इसमें आईवी फ्लूइड जो है वो सेफ़ मैनर के ज़रिए बच्चों को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करती है नर्सिंग यूनिट्स के अंदर। सो इसकी कैपेसिटी टोटल 100 ml की होती है, और कुछ यूनिट्स की ऐसी भी पॉलिसी होती है कि ब्यूरिटोल उन बच्चों में भी इस्तेमाल होता है जिनका वेट जो है अंडर 10 kg हो, और कुछ हॉस्पिटल में ये पॉलिसी भी है कि जिन बच्चों का वेट अंडर 20 kg है तो उसमें भी। सो ये डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल थोड़ा सा वेरी कर सकता है। इन प्रैक्टिस हमें यूनिट पॉलिसी या हॉस्पिटल पॉलिसी को देखना पड़ता है फॉर द यूज़ ऑफ ब्यूरिटोल। और करंटली थ्योरी ये बता रही है कि वो बच्चे जिनका वेट 10 से 15 kg से कम होता है तो उसमें ब्यूरिटोल के ज़रिए मेडिकेशन आईवी मेडिकेशन देनी चाहिए फॉर एक्यूरेट डोजिंग।
ये एक सेकंड चैम्बर के तौर पे काम करता है और ये यूज़फुल होता है जब हमें अमाउंट को, फ्लूइड के अमाउंट को कंट्रोल करना होता है और उसको कंट्रोल अमाउंट में इन्फ्यूज़ करना होता है। एंटीबायोटिक आम तौर पे जो है हम सेफली IV ब्यूरोटोल के ज़रिए देते हैं। सो इंट्रावेनस थेरेपी जो है हमारे पास बहुत जगहों पे कैनोलाज लग सकते हैं। पीडियाट्रिक में ऑप्शंस के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉक्सिमिटीज़ की तरफ अगर हम जाएं तो ये आप देखें कि ये यहाँ पे हाथों पे जो बच्चे के वेन्स मेंशन्ड है तो यहाँ पे IV लाइंस लगते हैं। इसी तरह पाँव पे इन एरियाज़ पे IV लाइन लगते हैं और इवन जो है जुगुलर वेन हो गया या फिर इवन फोरहेड में भी बच्चों के IVs अगर हाथों पे नहीं हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रिक्स हो जाते हैं तो हमने NICUs और पीड्स ICUs में ऐसे बच्चे भी डील किए हैं कि जिनको फोरहेड में IV कैनोलेशन लगे होते हैं। सो सेंट्रल वेनस लाइंस भी लगती हैं, CVPs भी लगती हैं, जो कि बेसिकली उसकी जो है वो यहाँ पे राइट सबक्लीवियन वेन में उसकी प्लेसमेंट होती है और वो यहाँ से आते 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 पूरा इवन राइट एट्रियम तक उसकी एक्सेस होती है। डिस्टल उसका जो ओपनिंग है वो राइट एट्रियम में होती है। सो सेंट्रल वेनस लाइन या CVP भी जो हम कहते हैं वो एक लार्ज बोर कैथेटर होता है जो कि इंसर्ट होता है परकुटेनियसली और सुपीरियर या इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। और अम्बलाइकल लाइन में भी यूज्ड इन द न्यूनेट्स, बच्चों में अम्बलाइकल उसकी भी यूज़ होता है। लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन के लिए ये लाइनिंग होती है। जिन बच्चों को 15, 20, 25, 30 दिन से भी ज़्यादा जो है ना मेडिकेशन की ज़रूरत है और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती तो उनमें ये फिर यह लाइन डाल दी जाती है, क्योंकि आम तौर पे IV कैनोला जो है वो 24 से जो है 48 घंटे के अंदर अंदर बच्चों में ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से कीमोथेरेपी के लिए या अगर कोई टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है तो अगर वो एडमिनिस्टर करना है तो उसके लिए भी CVP लाइन बच्चों को या सेंट्रल वेनस लाइन डाली जाती है। ये आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। आमतौर पे जो इस लाइंस के ज़रिए फ्लूइड दी जाती है तो उसमें ग्लूकोज हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स भी दी जाती हैं मेंटेनेंस पर्पस के लिए, जिसमें पोटेशियम भी ऐड की जा सकती है और पोटेशियम भी, क्योंकि पोटेशियम हाईली लाइकली जो है एक्स्ट्रावाइजेशन करता है तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इसमें पोटेशियम भी इस लाइनिंग के ज़रिए दी जा सकती है। क्रिस्टलाइड हो गए जिसमें नॉर्मल सेलाइन है या लेक्टेट रिंगर है फ्लूइड रिससिटेशन के लिए, या एक्यूट वॉल्यूम एक्सपेंडर के तौर पे जो हम कोलाइड्स यानी प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, अल्बुमिन वगैरह बच्चों को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो भी इनके ज़रिए दी जाती है। इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेशन, कैथेटर ऑक्लूजन, एयर एम्बोलिज्म, फेलेबाइटिस और इन्फेक्शन ये आ सकती है। सो इन्फिल्ट्रेशन जब फ्लूइड लीक होता है सबकुटेनियस टिश्यू में, इसके साइन एंड सिम्टम में आता है। सराउंडिंग टिश्यू में अगर जो है वो फ्लूइड लीक हो जाता है तो साइट जो है जहाँ पे इंसर्शन साइट होती है वो कूल फील होती है और आपको विजिबली नज़र आ रहा होता है कि फ्लूइड लीक हो रहा है। इसी तरीके से सोल्यूशन रेट जो है वो स्लो हो जाता है और पंप जो है वो अलार्म करता है फॉर अक्लूजन। इसी तरीके से वो ऑर्गन में टेंडरनेस और पेन शुरू हो जाती है और बच्चा रोने लग जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। दूसरा कैथेटर ऑक्लूजन जो है, तो कैथेटर ऑक्लूजन फ्लूइड को रोक लेता है और कैथेटर ऑक्लूजन की वजह से फ्लश नहीं हो पाता वो, वरना मतलब मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रुक जाती है और पंप बार बार अलार्म देता है तो फ्लश लाइन को फ्लश करना चाहिए, इस तरह लाइन को चेक करना चाहिए फॉर किंकिंग यानी मुड़ने की वजह से। तो ये कैथेटर ऑक्लूजन है। दूसरा एयर एम्बोलिज्म है। एयर एम्बोलिज्म मतलब ये है कि एयर लाइनिंग के अंदर आ गई है तो वो पंप फिर भी अलार्म करेगा कि ट्यूबिंग के अंदर एयर है और उसको रिमूव किया जाता है। IV का रेट इसकी वजह से स्लो हो जाता है और हम जो है यूजुअली जब इस तरह का हम देखते हैं तो उसको रोक लेते हैं। जो भी हमारी ट्यूबिंग के अंदर मेडिसिन जा रही होती है पंप को स्टॉप कर लेते हैं, IV रेट को स्लो कर देते हैं और हम जो है उसको फ्लश आउट कर देते हैं या मतलब रिमूव कर देते हैं। एयर को अंदर नहीं जाने देते बल्कि उसको वापस थ्रू सिरिंज जो है वो रिमूव कर देते हैं। फेलेबाइटिस केमिकल इरिटेशन की वजह से होती है आमतौर पे कीमोथेरेपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें, और अगर डायरेक्ट इंटरवेनस इंजेक्शन दी जाए या बाय बोलस डायरेक्ट पुश के ज़रिए बहुत स्ट्रॉन्गली दी जाए तो फेलेबाइटिस कॉज होता है। सो हमें हमेशा चेक करना चाहिए
साइट को इन्फिल्ट्रेट्स के लिए, कि मतलब कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है बिफोर आईवी मेडिकेशन के। फेलाबाइटिस के साइंस में हमारे पास एरिथमा है, यानी रेडनेस है, पेन है, बर्निंग है साइट पे, इस तरह साइट गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है, और इन्फ्यूजन रेट स्लो हो जाता है, या पंप जो है वो अलार्म कर रहा होता है। तो हमने पंप की अलार्म की बहुत सारी बातें की है। इसमें कुछ रीज़न्स हैं। इसमें एक तो यह है कि वॉल्यूम रीसेट करने के लिए भी पंप अलार्म करता है। इसी तरीके से जब ब्यूरिटोल में या बैग में आईवी सॉल्यूशन एक लिमिट से कम हो जाए तो भी पंप अलार्म करता है कि उसमें और डाली जाए। इसी तरीके से अगर ट्यूब मुड़ जाए, किंकिंग हो जाए उसमें, तो इन्फ्यूजन साइट पे या इन्फ्यूजन प्रॉपर ना चले उस किंकिंग की वजह से, तो पंप अलार्म करता है। अगर ट्यूबिंग के ऊपर बच्चा लेटा हो तो भी पंप अलार्म करता है। इसी तरीके से अगर एयर आ जाए या फिर इन्फिल्ट्रेट हो इन्फ्यूजन साइट पे तो भी पंप अलार्म करता है। सो इन द समरी हम कुछ बातें शेयर करते हैं कि अगर अलार्म जो है स्टेट करता है अपवर्ड ऑक्लूजन को, तो आप आईवी बैग को देखें कि फ्लूइड लेवल ब्यूरिटोल में पूरा है, और अगर पूरा है तो देखें कि इफ़ द बाल इन द ड्रिप चैम्बर इज़ फ्लोटिंग, कि जो हमारे पास ड्रॉप्स जहाँ पे गिरते हैं उसमें वो ड्रॉप्स गिर रहे हैं चैम्बर में या नहीं। सो इफ़ अलार्म स्टेट डाउनवर्ड ऑक्लूजन, अगर स्क्रीन पे आपको डाउनवर्ड ऑक्लूजन नज़र आ रही है तो आप देखें कि तमाम क्लैंप्स जो है वो ओपन है, मतलब ऐसा ना है कि हमने कोई ऑक्लूजन ख़ुद से क्लैंप लगाया हो कि एयर ना जाए, वो मेडिकेशन इन्फ्यूज़ ना हो, सॉरी। दूसरा ये कि ये देखना है कि ट्यूबिंग किंक तो नहीं हुई, और तीसरा ये है कि हमने हेपरिन या नॉर्मल सेलाइन से ट्यूबिंग को एरीगेट करना होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डोजेज ऑफ कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ डोजेज करेंगे फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स, और इंशाल्लाह उसमें हम थ्रू एग्जांपल्स डिफरेंट डोजेस को कैलकुलेट करेंगे। मिलते हैं तब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।